पुरानी गाड़ियां तो स्क्रैप हो जाएंगी, लेकिन उस सोच को कौन स्क्रैप करेगा जिसे अंग्रेज और मुगल भारत के लोगों पर थोप कर चले गए हैं। गाड़ियां तो स्क्रैप करना बड़ा आसान है, उनका फिटनेस टेस्ट कराना भी आसान है, लेकिन आप अपने लोगों के दिमाग का फिटनेस टेस्ट कैसे कराएंगे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, और जो सोच बन चुकी है इतने वर्षों में, इतने दशकों तक, उसे कैसे स्क्रैप करेंगे। 75 साल पहले भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन यह आज़ादी हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का दिन आने से पहले अंग्रेजों ने भारत पर 190 वर्षों तक शासन किया था। और एक तरीके से यह मान लीजिए कि हमें अंग्रेजों की आदत सी पड़ गई थी। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े और हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को अपना गुलाम इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने भारत पहुंचते ही सबसे पहले यहां की शिक्षा व्यवस्था को बदल डाला था। 1931 में जब महात्मा गांधी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए, तो उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के सुंदर पेड़ को काट डाला है। इतना सुंदर वृक्ष हमारा हुआ करता था शिक्षा का, उसे अंग्रेजों ने काट दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कहीं ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद एक अंग्रेज सांसद ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कहा कि भारत के लोगों को आज जितना भी पढ़ना लिखना आता है वो सब अंग्रेजों की मेहरबानी की वजह से है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि वो अपनी बात को साबित कर सकते हैं, लेकिन वहां समय की कमी के कारण गांधी जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, पूरी बात कह नहीं पाए। लेकिन महात्मा गांधी की बात असल में बिल्कुल सही थी। खुद अंग्रेजों ने वर्ष 1822 में भारत की उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर एक सर्वे करवाया था, जिससे यह पता चला कि उस समय अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी में ही 1 लाख स्कूल चल रहे थे, और तब के मद्रास में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल ना हो। उस समय बॉम्बे में जिस भी गांव की आबादी 100 से ज्यादा हुआ करती थी, वहां कम से कम 1 स्कूल तो हुआ ही करता था, और इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक और छात्र सभी जातियों के थे। किसी तरह का कोई भेदभाव इनमें नहीं होता था। बस फर्क यह था कि तब स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भारतीय तौर तरीके से हुआ करती थी, और अंग्रेज ये देखकर घबरा गए और उन्होंने अगले 2 दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की योजना बना ली। उसे उन्होंने सोचा कि इसे हम अब अपने हिसाब से चलाएंगे। भारत का शिक्षा वाला वृक्ष काट दिया गया और मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बीज भारत के समाज में बो दिए गए, और फिर भारत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम ऐसे ही बना रहा। ये जो सज्जन है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं को मैकॉले कहते हैं, और यही उस नई शिक्षा पद्धति के लिए जिम्मेदार हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक देश की सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बदल देने से कैसे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है, पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अंग्रेजों ने उस समय जो काम किया आज से 200 वर्ष पहले, उसके नतीजे आज आपको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आज हमारे देश में अगर आप छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे, किसी छोटे कस्बे में भी जाएंगे, तो जन्मदिन मनाने के लिए आज केक काटा जाता है। बर्थडे केक आपको हर जगह दुनिया, इस देश के कोने कोने में मिलेगा, और जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है। बर्थडे केक आता है, उसमें मोमबत्तियां लगाई जाती हैं और फिर उन्हें बुझाया जाता है। ये कहां से आया? ये सब अंग्रेज हमें सिखा कर गए हैं। अब यही काम चीन में हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है, ताकि चीन के लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा का गुलाम बनाया जा सके। क्योंकि शी जिनपिंग अब ये समझ गए, क्योंकि इस दुनिया में अब सोशल मीडिया आ चुका है, संचार के माध्यम ऐसे ऐसे आ गए हैं कि अब चीन की ये जो नई जनरेशन है, चीन का जो युवा है, अब उसे सोशल मीडिया से दूर रखना मुश्किल होगा। उसे बाकी की पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चल ही जाएगा, और वो उससे प्रभावित होने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सारे लोग, जो चीन की जो नई पौध आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, हो सकता है एक दिन चीन की व्यवस्था के खिलाफ ही आवाज बुलंद करना शुरू कर दे, उनके खिलाफ बगावत कर दे। इसलिए बचपन से ही, अभी से ही उनका ब्रेन वॉश करना जरूरी है, ताकि दुनिया भर का कोई सोशल मीडिया उन्हें प्रभावित ना कर पाए। दुनिया के कोई न्यूज चैनल, कोई अखबार, कोई मीडिया का साधन उन्हें अब दोबारा प्रभावित ना कर पाए। सबसे पहले चीन की सरकार ने वहां के प्राइवेट स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। अब वहां सारे प्राइवेट स्कूल सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। पिछले 3 महीने में चीन के 13 बड़े प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों में बदले जा चुके हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों को अपने कब्जे में लेते हैं और उन्हें सरकारी स्कूल में बदल देते हैं। चीन में इस समय 1 लाख
90,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें चीन के 20% बच्चे पढ़ाई करते हैं। चीन की सरकार चाहती है कि इस साल के अंत तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटकर सिर्फ 5% रह जाए। यानी वो चाहते हैं कि चीन के सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ें। प्राइवेट स्कूलों में तर्क के साथ पढ़ाई की जाती है, लॉजिक के साथ पढ़ाई कराई जाती है और बच्चों को अपने विचार चुनने की आजादी होती है, अपने सब्जेक्ट चुनने की आजादी होती है। चीन की सरकार को इसमें एक खतरा दिखाई दे रहा है। वो चाहती है कि वहां के स्कूलों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा ही पढ़ाई जाए। शी जिनपिंग के इशारे पर अब चीन में ऑनलाइन शिक्षा के कारोबार को भी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। चीन में अब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले प्राइवेट ट्यूटर्स इसके लिए पैसा नहीं ले सकते, यानी अब वो ट्यूशन फी नहीं ले पाएंगे। जो बड़े बड़े ऐप्स इस क्षेत्र में हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें भी इससे मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं होगी। जैसे आप भारत में देख रहे हैं, अब आजकल भारत में ये नया चलन चला है, फैशन है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं जो आपको घर बैठे एजुकेशन देते हैं, कोचिंग देते हैं। चीन में भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन उन सबको अब सरकार ने ले लिया है और उनसे कह दिया है कि आप कोई मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। सिलेबस भी चीन की सरकार तय करेगी, यानी चीन में अब ऑनलाइन शिक्षा नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चलेगी। चीन में ऑनलाइन शिक्षा का जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो 10 लाख करोड़ रुपए की है, जो अब घटकर सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए की रह जाएगी, क्योंकि जब से ये पता चला कि सरकार इन्हें ले रही है, इन सब की वैल्यूएशन घट गई है। चीन की इस नई नीति का असर दिखना शुरू हो गया है और वहां टेंसेट, बाइट डांस और अलीबाबा जैसी जो कंपनियां ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों और अरबों रुपए कमा रही थी अब तक, अब उनके शेयर गिरने लगे हैं और इन कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है और इनकी जो वैल्यूएशन थी वो भी जबरदस्त तरीके से गिरी है। इसके अलावा अब चीन के प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा और इसकी शुरुआत शंघाई से हुई है, जहां 5वीं क्लास तक के स्कूलों में होने वाली अंग्रेजी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसकी जगह अब इन स्कूलों में सिर्फ मैंडरिन भाषा पढ़ाई जाएगी। चीन की सरकार मानती है कि अंग्रेजी पूंजीवादी देशों की भाषा है और इससे चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा को नुकसान पहुंचता है, इसलिए चीन के बच्चे अब अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। चीन के स्कूलों में अब विदेशी पुस्तकों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसकी शुरुआत वहां की राजधानी बीजिंग से हो चुकी है, जहां 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में विज्ञान और गणित जैसे विषय विदेशी पुस्तकों के जरिए नहीं पढ़ाए जाएंगे। स्कूलों में सिर्फ उन्हीं पुस्तकों को पढ़ाने की इजाजत होगी जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने लिखा है या जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बच्चों को स्कूलों में माओ त्से तुंग की लाल किताब पढ़ाई जाएगी, जिसमें कम्युनिज्म पर माओ के मशहूर भाषण लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने यह तय किया है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को भी अब फिल्टर किया जाएगा और वही तथ्य पढ़ाए जाएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी को सूट करते हैं। इसकी शुरुआत हांगकांग के स्कूलों से हो चुकी है, जहां बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि 1949 में चांग काई शेक के नेतृत्व में चीन की तत्कालीन सरकार ताइवान नहीं गई थी, बल्कि ये लोग सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे। शी जिनपिंग की अपनी पार्टी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनकी पार्टी में ही उनका विरोध शुरू होने लगा है और शी जिनपिंग जानते हैं कि देर सवेर ये विरोध एक क्रांति में बदल जाएगा और इसकी क्रांति का नेतृत्व हमेशा की तरह, हर जगह की तरह, हर देश की तरह छात्र ही करेंगे, युवा करेंगे। इसलिए शी जिनपिंग स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बदलकर क्रांति की सभी संभावनाओं को खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने भारत में किया था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था मोटे तौर पर हिंदुओं की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी और यहां हिंदुओं के धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं पद्धति की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने इस शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारी मैकॉले को दी थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी था और इस अधिकारी ने अपनी एक योजना के तहत काम करना शुरू किया। इसके तहत देश भर में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। इनमें पढ़ाने वाले ईसाई शिक्षक हुआ करते थे, क्रिश्चियन हुआ करते थे। बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के इतिहास, उसकी अच्छाइयों और उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों का यह प्रयोग इतना सफल रहा कि वर्ष 1836 में मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे स्कूल्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी हिंदू अपनी संस्कृति से अब जुड़ा नहीं रहेगा और अगर सब ठीक चलता रहा तो अगले 30 वर्षों में अंग्रेजी में पढ़ने वाला एक भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करे या अपने धर्म को सही माने। अंग्रेजों के निशाने पर ऊंची जाति के हिंदू थे।
उन्हें स्कूलों में पढ़ाया गया कि ये विश्वास दिलाया गया कि निचली जातियों की खराब स्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं, और निचली जाति के लोगों को भी यही बताया गया ताकि इन दोनों में मतभेद पैदा हो जाए। मकाउले भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जिसका खून और रंग तो भारतीय हो, लेकिन यह वर्ग विचारों, नैतिकता और बुद्धिमानी के मामले में बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो, जिसकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। अंग्रेजों की इसी शिक्षा पद्धति ने भारत में उस वर्ग को जन्म दिया जिनकी वजह से भारत की आज़ादी कई वर्षों तक टलती चली गई। इसी वर्ग में वो लोग शामिल थे जो भारत के आज़ाद होने से पहले ही सत्ता पाने का सपना देखने लगे, और इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ भी तो अंग्रेजी में सोचने, लिखने और पढ़ने वालों ने ही भारत पर कब्जा किया, और भारत पर राज जिन लोगों ने किया वो असल में वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी पद्धति को बिल्कुल अपना लिया था, जो अंग्रेज़ों की तरह ही सोचते थे और अंग्रेज़ों की तरह ही उनका लाइफस्टाइल भी था। आज़ादी के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने भी स्कूल कॉलेजों में छात्रों को, बच्चों को वही पढ़ाया जो उनके राजनीतिक एजेंडे को सूट करता था। इतिहास की किताबों से भारत के स्वर्णिम इतिहास को धीरे धीरे गायब कर दिया गया। अशोका द ग्रेट की जगह अकबर द ग्रेट ने ले ली। दारा शिकोह की जगह औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। वैदिक फिलॉसफी की जगह विलायती फिलॉसफी ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद दरबारी इतिहासकारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज़ों और मुगलों को बहुत ग्लैमराइज करके देश के बच्चों के सामने पेश किया, देश के मीडिया के सामने पेश किया। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के शहीदों के साथ साथ लोगों का खून बहाने वाले अंग्रेज़ों और मुगलों की याद में बनाई गई सड़कें और स्मारक आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। सोचिए, सब देखकर देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे वीरों और वीरांगनाओं की आत्मा आज भी कितनी दुखी होती होगी। इतिहास की उन्हीं किताबों में अंग्रेजों को भारत का भाग्य विधाता बताया गया। मुगलों के बारे में लिखा गया कि मुगल ही भारत को दुनिया के नक्शे पर लेकर आए थे। मुगल बड़े शूरवीर हुआ करते थे और भारत के जो योद्धा थे वो मुगलों से हारते चले गए। दे वर नो मैच फॉर देम। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी को अंग्रेजों के तौर तरीके और मुगल बादशाहों के नाम तो याद हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि हमारे ही देश में सिख, मराठा और हिंदू योद्धाओं के हत्यारों के नाम क्या थे। हमारे अपने देश के योद्धाओं की हत्याएं, निर्मम हत्याएं किसने की थी, और हमारे अपने देश के जो वीर थे, जो वीर योद्धा थे, उनके नाम क्या थे। उनकी कहानियां धीरे 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 गायब होने लगी। इन हत्यारों के नाम बहुत चालाकी से छिपा लिए गए। उदाहरण के लिए आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वर्ष 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर के इशारे पर की गई थी। जहांगीर वो क्रूर शासक था जिसे हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने बहुत धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला शासक बताना शुरू कर दिया था। लेकिन आज हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का ही नाम सिखों के गुरु का कत्ल कर देने वाले बादशाह के नाम पर रख देते हैं। जहांगीर आजकल हमारे देश में बड़ा फैशनेबल नाम बन चुका है और हमारे देश के लोगों ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। ये बहुत ही फैशनेबल नेम है। तो सोचिए, आज हमारे देश में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम जहांगीर रखना शुरू कर दिया है और भारत में किसी को कोई समस्या नहीं है। गला काटने वालों को नायक बताने की परंपरा से लेकर जन्मदिन पर केक काटने तक की परंपरा हमें अंग्रेज हमारे दिमाग में भर कर गए हैं, और इसका बहिष्कार करने की बजाय हमने अंग्रेजी में ही अंग्रेजों को थैंक यू सर कहना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हमारी हर सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है और हर दिन का अंत गुड नाइट से होता है। और किसी को भी अगर हमें धन्यवाद देना होता है तो अब हम थैंक यू कहकर धन्यवाद देते हैं। आपको पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने कैसे आप सब का ब्रेन वॉश कर दिया और आज आप सब अंग्रेज़ों की तरह जीना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की तरह दिखना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की तरह आप अपना लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है।
स्कूल में एडमिशन पाने से लेकर कॉलेज में एडमिशन पाने तक, उसके बाद नौकरी पाने तक, और उसके बाद आपके दफ्तर में आपको किस हद तक स्वीकार किया जाएगा, सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंग्रेज़ों की तरह दिखते हैं या नहीं। क्या आप अंग्रेज़ों की तरह फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकते हैं या नहीं? क्या आप अंग्रेज़ी में सोच सकते हैं या नहीं? क्या आप अंग्रेज़ों जैसा खाना खा सकते हैं या नहीं? क्या आपको अंग्रेज़ों जैसे टेबल मैनर्स आते हैं या नहीं? क्या आपको अंग्रेज़ों के बड़े बड़े इतिहासकारों के नाम पता हैं या नहीं? क्या आपने अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? क्या आप पश्चिमी देशों के बड़े बड़े शहरों का नाम बोलना जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आप पश्चिमी देशों का, यूरोप का इतिहास जानते हैं या नहीं? अगर आप यूरोप का पूरा इतिहास जानते हैं, अगर आप पश्चिमी देशों के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके राजाओं के बारे में जानते हैं, उनके लेखकों के बारे में जानते हैं, तो आपको शिक्षित माना जाएगा। और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, अगर आप उनके ऑथर्स, उनके राजाओं के नाम ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन अपने देश के बारे में आपको सब कुछ पता है, अपने इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी है, और आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, तो आपको शिक्षित नहीं माना जाएगा। और आज भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे किसी स्कूल में, कॉलेज में या नौकरी के लिए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अंग्रेज़ों की तरह न दिखते हैं, न बोलते हैं, न रहते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर अंग्रेज भारत में 4 स्तंभों पर टिका हुआ एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करके चले गए जो भारत की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ बन गया। इसमें पहला स्तंभ है हमारे देश में दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को इस तरह पेश किया ताकि ये देश कभी भी एक ना हो पाए। दूसरा स्तंभ है स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक्स का, उनके सिलेबस का। इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार लगातार डाले गए और उनका ब्रेन वॉश किया गया। इसीलिए हमारे देश में पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी पैदा हुई जो अंग्रेजों की तरह ही सोचने लगी। तीसरा स्तंभ दरबारी पत्रकारों का है, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया और ये सारी सच्चाई को, सारी खबरों को, सारी इतिहास को लगभग 70 वर्षों तक आप तक पहुंचने नहीं दिया। हमारे देश के ये वो पत्रकार थे जो सरकार को खुश करने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपने फायदे के लिए इन्होंने जो सही जानकारी थी वो आप तक पहुंचने नहीं दी। हमारे देश का मीडिया खुद एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। और आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के मीडिया पर, हम जैसे न्यूज़ चैनल्स पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते। आरोप लगाया जाता है कि एक पूरा के पूरा वर्ग ऐसा आ गया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन असल में यकीन मानिए गोदी मीडिया की शुरुआत तो 1947 में हुई थी और ये लगभग जो गोदी मीडिया का इतिहास है ये सब कुछ लगभग 70 वर्षों तक चला। और 70 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आज हमारे जैसे लोग टेलीविज़न पर आपके सामने खड़े होकर सच्चाई बयां करने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं और आपको सच बताने की हिम्मत आपके सामने आकर आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। इससे पहले तो ये हिम्मत किसी में थी ही नहीं और देश के जो मीडिया ने आपको कभी सही बात बताने की कोशिश नहीं की। इसलिए गोदी पत्रकार जो थे, गोदी मीडिया जो था वो उस समय था, अब तो गोदी मीडिया समाप्त हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.